टेलर ने हमें 7 प्रिंसिपल दिए हैं, तो सातों प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। और टेलर के प्रिंसिपल किस पर बेस्ड थे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए इसने। अभी क्या क्या प्रिंसिपल दिए जरा देखते हैं, और काफी तुम्हें जनरलाइज प्रिंसिपल लगने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं पहले प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला प्रिंसिपल क्या है? ये बोलता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा टेक मत बनो, साइंटिफिक रिसर्च को इस्तेमाल करो। मतलब हिट एंड ट्रायल को इग्नोर करो। हिट एंड ट्रायल नहीं करना है आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हम ऐसे नहीं बोलेंगे लेट्स से मैंने बोला कि मेरी कंपनी एटम बम बनाती है, एटम बम बना रही है, तो मैंने कहा बन जाएगा नहीं फट जाएगा, क्या हो जाएगा, दिक्कत क्या है? अगर मुझे बम बनाने की सही प्रक्रिया नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? हिट एंड ट्रायल नहीं करूंगा। अरे बनेगा नहीं तो दग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर स्टेप पता होना चाहिए, काम कैसे करेंगे, काम कैसे सही होगा, ठीक है ना? एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर। क्या आप यूज कर रहे हो, उसके पीछे कितनी साइंटिफिक स्टडी की है। हिट एंड ट्रायल नहीं करना है बिजनेस के अंदर। बात समझ में आई आपको? 3009 बच्चों को यह बात समझ में आ चुकी है। दूसरा प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी ये नहीं कि ये इसको मार रहा है, ये इसका गला खींच ले रहा है, इसका गला खींच ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्मनी होनी चाहिए। भैया आराम से, सब चिल है बाबू, सब चिल, जिंदगी बढ़िया चल रही है, एक दूसरे से जलन का भाव नहीं होना चाहिए। सास बहू नहीं है यहां पर, देवरानी जेठानी भी नहीं है। हार्मनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, चीना झपटी नहीं मची होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हेल्दी कोऑपरेशन। आहा क्या बात है, मजे आ रहे हैं, ठीक है ना? फिर तीसरा मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट मतलब क्या है? अब लेट्स से 2 वर्कर्स हैं, लेट्स से 4 वर्कर्स हैं। अब 4 वर्कर्स आपस में सोच रहे हैं कि भाई हमारी औकात 10 यूनिट बनाने की है, हम लोग एक दिन में 10 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन छोड़ो कौन बनाए, अबे हटाओ, कौन काम करे? तो यहां पर कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? बताओ। अगर ये लोग 10 यूनिट बना सकते हैं लेकिन बना रहे हैं 6 यूनिट एक दिन के अंदर, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। क्या बात है? चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एम्प्लॉय जितना प्रोडक्शन कर सकता है उतना प्रोडक्शन करे, ऐसी पॉलिसीज आप बिजनेस में लेकर आइए, ठीक है ना? तो टेलर भैया कुछ अच्छी बातें कह के गए हैं, कोई बात नहीं, टेलर इतना खराब भी नहीं था यार। फिर क्या बोला है? डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या कहता है? हर आदमी को क्या काम करना है ये पता होना चाहिए। हर आदमी का काम बांट दो और उस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अब जैसे कि मान लेते हैं एक भैया है मयंक भारती जी। मयंक भारती भैया एक हैं, तो मयंक भैया का क्या काम है? मयंक भैया बिजनेस करते हैं लेट्स से इवेंट मैनेजमेंट का। तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो मिस्टर ए है या मिस्टर बी है या मिस्टर सी है, तो इन्होंने क्या किया ना, इनको केटरिंग का काम दे दिया, इनको डेकोरेशन का काम दे दिया और इनको दे दिया गेस्ट का काम। तो क्या किया इन्होंने? कौन सा प्रिंसिपल यूज कर लिया? प्रिंसिपल यूज किया डिवीजन ऑफ वर्क, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि भैया अगर ये काम खराब होगा तो तुम्हारे कान नोच लेंगे, हम तुम्हें गिरा गिरा के मारेंगे अगर तुमने काम खराब किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भैया जब गड़बड़ हुआ तुम ही रखे जाओगे कसके, मिलो बाहर सचान की दुकान पर, तुमको बताएंगे अगर तुमने काम खराब किया है तो। अरे सिमरन का नाम राज लेता है केवल, मैं कैसे ले सकता हूं? दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी क्या तुम लोगों ने? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगला देखो, ये वाला प्रिंसिपल भूल जाओगे। साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब लेट्स
लेट्स से हमें ना एक इंजीनियर हायर करना है, हमें एक इंजीनियर हायर करना है अपने बिजनेस के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस पता हो। तो हम क्या करेंगे भाई, साइंटिफिक सिलेक्शन क्या करेंगे, हम एक सीवी मंगाएंगे, सीवी मंगाने के बाद एक पेपर लेंगे, पेपर लेने के बाद बंदे को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग कराएंगे, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया हमें चाहिए इंजीनियर और हमने रख लिया किसी आर्ट्स वाले बंदे को, तुम साइकोलॉजी बताओ, तुमको साइकोलॉजी आती है, तुमसे इंजीनियरिंग का काम कराएंगे। ऐसा नहीं है, जिस तरह का बंदा चाहिए, जिस तरह का वर्कफोर्स चाहिए, उस तरह का तुमको बंदा रखना पड़ेगा। तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ का प्रोसेस होता है, वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का भी और एम्प्लॉय का भी। तभी सही बंदे मिलेंगे और सही काम हो पाएगा। बात समझ में आ रही सभी को, एकदम क्लियर है? यस सर को कर ले, यस सर खुद ही मैथ्स पढ़ा रहे हैं भाई, क्या करें। ओपी फॉर यस सर, जिनको मैथ्स पढ़नी है, यस सर इज द बेस्ट पर्सन टू स्टडी। अभी 10-11 2 दिन में ना वो मैराथन पढ़ाएगा तुमको पूरा पूरा दिन, ठीक है ना। अभी जा रहा हूं, उसी के पास जाऊंगा, अभी उससे मिलके भी आया हूं। तो यस सर तो बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं भाई, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा तो हम नहीं जानते किसी को, हमको उन्होंने पास कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। अगला क्या है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब यहां पर क्या बोल रहा है, एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब करना क्या है कि जो लेट्स से जो आपके टूल्स हैं, जो आपके इक्विपमेंट हैं, ठीक है ना, जो वर्क मेथड्स हैं, वर्किंग कंडीशन है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर होनी चाहिए। ये नहीं कि सब लोग अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो एक आदमी अलग इक्विपमेंट से रेफ्रिजरेटर बना रहा है, अगला अलग इक्विपमेंट से रेफ्रिजरेटर बना नहीं। तो मतलब जो टूल्स वगैरह हैं वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबको एक जैसा, एक क्वालिटी का मिलना चाहिए। जो इक्विपमेंट है सब एक क्वालिटी के होने चाहिए। वर्क मेथड जो आप फॉलो कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर आना चाहिए। जो वर्किंग कंडीशन है वो कंड्यूसिव होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंदर आनी चाहिए। तो ये बात है स्टैंडर्डाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या बदतमीज कह रहे हैं, एक्स के बारे में बताइए। अरे तुम्हारी एक्स के बारे में मैं कैसे बता सकता हूं यार, इस टाइप का नहीं हूं मैं। दुष्ट लड़के पढ़ लो, नहीं तुम्हारी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो जाएगी। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन ये बोलता है कि टेलर कहता है कि जो एटीट्यूड है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। देखो एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय होता है मायूस सा, ये एम्प्लॉय है, और एक एम्प्लॉयर है काफी मोटा तगड़ा, ये एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, एम्प्लॉय मतलब जो नौकरी करता है। अब एम्प्लॉयर ये सोचता है एम्प्लॉय के बारे में कि ये एम्प्लॉय कामचोर है, ये बदतमीज है, ये कभी भी हमारी बिजनेस की तरक्की के बारे में नहीं सोचेगा। और एम्प्लॉय क्या सोचता है कि हमारा एम्प्लॉयर बदतमीज है, हमें नौकरी से निकाल देगा, हमें ठीक ठाक पैसे नहीं देता है। तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ ये अगर थॉट प्रोसेस बना रहेगा तो एक दूसरे की तरक्की के लिए कोई काम नहीं करेंगे। मेंटल रिवॉल्यूशन बोलता है कि इस तरह की नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से हटाना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। इंप्लॉय को यह सोचना चाहिए अगर कंपनी तरक्की करेगी तो मेरी तरक्की है, और इंप्लॉयर को यह सोचना चाहिए कि भैया अगर इंप्लॉय की तरक्की है तो ही मेरी तरक्की होगी। ऐसा अगर थॉट प्रोसेस रखेंगे तो भाई हो जाएगा। एग्जाम में 5 बोल रखे हैं लेकिन 7 दे रखे हैं। कौन से 5 बोल रखे हैं ये नहीं बोला रखा सिलेबस में। सिलेबस में बोला है 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आएंगे, 5 टेलर के प्रिंसिपल आएंगे, लेकिन कौन से 5 आएंगे बोला है क्या, इसलिए 7 पढ़ लो, दिमाग मत लगाओ।